हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट पे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 के। आप ये देखिए, कई लोग जैसे कमेंट्स में लिख रहे हैं कि सर जल्दी कर दो जल्दी कर दो, तो आपके प्रेशर डालने से क्या मेरे पे कोई प्रेशर बनने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप अपनी स्पीड में पढ़ो भाई, बहुत सारे लोग हैं जो फुल टाइम ये नहीं कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, चलो एनीवेज, अगर आपने लास्ट सेशन ढंग से देखा है तो छोटा सा सेशन था, उसमें मैंने एक वीडियो रिकमेंड करा था कि आप डीसीएफ के कंसेप्ट जाके पढ़ लेना। मैं उसको क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। डीसीएफ मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, ये वैल्यूएशन करने की एक टेक्निक है। ठीक है, अगेन आपका जो काम है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो टेक्निक समझना ही है, आपका काम वैल्यूएशन परफॉर्म करना नहीं है। और ये टेक्निक जो है तीन पिलर्स पे बेस्ड है, तीन चीज़ों पे बेस्ड है। नंबर वन, एक कि कंपनी आज कितना कैश जनरेट कर रही है। नंबर टू, उस कैश में फ्यूचर में ग्रोथ क्या है। नंबर टू, नंबर थ्री, उस ग्रोथ और उस कंपनी के बिजनेस में टोटल रिस्क क्या है। तो ये जो रिस्क होती है ये डिफाइन होती है आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक से। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ये आपकी रिस्क डिफाइन करता है। ठीक है, या कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केई। केई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, कौन सी रिस्क आप पिक करोगे ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैश फ्लो पिक कर रहे हो। अगर आप एफ सी एफ एफ पिक कर रहे हो तो आप वैक पिक करोगे। एफ सी एफ एफ आपको क्या निकाल के देगा? आपको इंटरप्राइज की वैल्यू निकाल के देगा, आपको बिजनेस की वैल्यू निकाल के देगा। मैं कंसेप्ट समझाऊंगा आपको। ठीक है, और एफ सी एफ ई क्या निकाल के देगा? आपको वो कैश निकाल के देगा जो मालिक घर ले जा सकता है। ध्यान रखना, ये वर्ड ध्यान रखना, वो कैश निकाल के देगा जो मालिक घर ले जा सकता है। तो अपन समझे कि इंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है। ठीक है, उसके पहले मैं ये समझूं कि एफ सी एफ एफ क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड एफ सी एफ एफ क्या होता है, और अपन बहुत ही सिंपल तरीके से एफ सी एफ एफ को समझने की कोशिश करते हैं। कोई जल्दी नहीं है, आप बिल्कुल आराम से समझना, पूरा कंसंट्रेशन मेरे को इधर देना। इधर देखना, एक मिनट। जैसे कंपनी जो है, आपके पास कंपनी का इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मान लीजिए, सेल से ही शुरू करते हैं, चलो अपन तो सेल से, ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन ही ना रहे। तो मैंने निकाली कंपनी की सेल्स। ठीक है, इसमें मैंने रिड्यूस करा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब इसके अंदर रिड्यूस हुआ तो जो बन के आया वो बन के आया ग्रॉस प्रॉफिट। समझिए मेरी बात इधर ध्यान से। ठीक है, इसमें आपने सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस माइनस करे तो आपका बन के आया यहां पर इबिड्डा। ठीक है, इबिड्डा। इसमें से आपने डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया, डिप्रिसिएशन आपने माइनस कर दिया, तो आपका यहां पर आया इबिट। ये जो इबिट है, ये वाला जो इबिट है, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंपनी जो बिजनेस रन कर रही है, मेरे कोर बिजनेस ऑपरेशंस, उनसे कितना प्रॉफिट मैं जनरेट कर पा रहा हूं, ये मेरे को इबिट बताता है। दिस इज कॉल्ड एज इबिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एबिटडा जो है ना, समझना, एबिटडा जो है ना, एबिटडा का मतलब है कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एबिटडा का क्या मतलब है? कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये जो है दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो सर ये ऐसा भेदभाव क्यों कि ऊपर वाला कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नीचे वाला सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट? वो इसीलिए मेरे राजा, क्योंकि जो डेप्रीसिएशन है दिस इज अ नॉन कैश आइटम। ये आपके प्रॉफिट को किताबों में तो कम कर रही है, ये आपके प्रॉफिट को किताबों में तो कम कर रही है, मगर समझिए
ये आपके प्रॉफिट को किताबों में तो कम कर रही है, मगर आपके जेब में से कैश नहीं निकाल रही है। समझ रहे हो? आप बुक्स के अंदर मशीन की वैल्यू खत्म कर रहे हो, उसको प्रॉफिट के अंदर चार्ज करके, एक्सपेंस जैसा चार्ज करके। अब समझना, यूजुअली इबिट जो है वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। 1 मिनट समझिए इसको पूरा, पूरे कंसंट्रेशन और फोकस के साथ। इबिट मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है। इबिट यूजुअली आपके पास ये फिगर रेडीली अवेलेबल होगा किसी भी कंपनी का। इबिट आपके पास हमेशा रेडीली अवेलेबल होगा कंपनीज का। अब मुझे कैश की तरफ बढ़ना है, समझना, मुझे कैश की तरफ बढ़ना है। तो कि मेरे फर्म ने मेरे धंधे से कितना कैश जनरेट करके दिया, ठीक है। मेरे लिए, किन लोगों के लिए कैश कितना जनरेट करके दिया? जिन लोगों ने कैपिटल लगाई है। समझना, कैपिटल कौन लोग बिजनेस में लगा सकते हैं? 2 लोग लगा सकते हैं, या तो डेट वाला लगाएगा या इक्विटी वाला लगाएगा। समझ रहे? अपन मानते हैं दोनों ने कैपिटल लगाई है। तो FCFF का जो कैलकुलेशन हो रहा है ना, ये वाला, ये है फ्री कैश फ्लो टू फर्म। और ये जो फर्म है ये है बोथ डेट एंड इक्विटी, क्योंकि पैसा डेट का भी लगा है ना। हाँ ठीक है, डेट डेट मालिक नहीं है, उस पूरे पैसे का मालिक नहीं है। समझिए मेरी बात, जो कैश जनरेट हुआ है उसका पूरा का पूरा अधिकार डेट का नहीं है, लेकिन जितना डेट बकाया है उतना पैसे तक तो डेट का अधिकार बनता ही है। तो वो तो आके खड़ा हो गई ना कि ये कैश जो जनरेट हुआ है ये सिर्फ इक्विटी के पैसे से जनरेट नहीं हुआ है, ये मेरे पैसे से भी जनरेट हुआ है। समझिए मेरी बात, समझिए। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट अपन ने इसीलिए कंसिडर करा है, ताकि, क्योंकि समझो आपके पैसे से जो अर्निंग जनरेट हुई है ना, उसी में से तो आपको इंटरेस्ट देंगे ना। तो आपको हमेशा एज अ डेट होल्डर आपको किस अर्निंग में इंटरेस्ट है, किस अर्निंग में आपकी रुचि होगी? इन विच अर्निंग यू विल ऑब्जर्व वेरी क्लोजली द अर्निंग जस्ट बिफोर विच द इंटरेस्ट इज बीइंग पेड। क्योंकि आप वो चाहो, क्योंकि आपको एक बार इंटरेस्ट मिल गया उसके बाद आपका काम खत्म हो गया, उसके बाद ये लोग आग लगा दे पैसों का, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका हमेशा नजर रहेगी उस प्रॉफिट पे जो इंटरेस्ट के जस्ट पहले खड़ा हुआ है, दैट इज इबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, चलो अब मैं अर्निंग से कैश फ्लो की तरफ बढ़ रहा हूं, तो इसमें मेरे को सारे के सारे इफेक्ट उल्टे करने पड़ेंगे जो मैंने डाले हैं कंपनीज के अंदर, जो मैंने डाले हैं इसको कैलकुलेट करते समय, एंड दे आर नॉन कैश इन नेचर। जैसे मैंने डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया था, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं डेप्रीसिएशन एड बैक कर दूंगा। मैं डेप्रीसिएशन एड बैक कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये फिर से आ जाएगा आपका इबिडा। तो सर ये तो इबिडा ही आ गया, तो आपने फिर इतना ज्ञान क्यों दिया हमको? इबिडा ही लिख देते सीधे ऊपर, आपको समझाने के लिए दिया है। आप ज़्यादा ज्ञानी हो तो आप इबिडा से स्टार्ट कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझना मेरी बात। अब क्या होता है ना, एक बात समझना, कोई भी बिजनेस को फ्यूचर में ग्रो करने के लिए कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर री इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि आप धंधे के अंदर पैसा डालते जाओ तभी बिजनेस आगे ग्रो होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या चीज समझ में आ रही है आपको? तो ये जो होता है ना, ये जो पैसा आप बिजनेस में डालते हो, ये 2 तरीके से डालते हो। 2 तरीके से डालते हो। कैसे डालते हो? 2 तरीके से। एक, या तो आप फिक्स्ड एसेट्स ले लेते हो। फिक्स्ड एसेट्स ले लेते हो मतलब आपने नई फैक्ट्री खरीद ली, नई कार खरीद ली, नई गाड़ी खरीद ली, कुछ भी नया खरीदा जो असेट है बिजनेस के अंदर। और दूसरा दूसरा आप ले लेते हो वर्किंग कैपिटल, की धंधे के अंदर मैंने पूंजी अटका दी। धंधे के अंदर पूंजी अटका दी का क्या मतलब है कि इस समय मेरी प्रोडक्ट के रेट सस्ते थे, तो मैंने मेरी जेब से, मेरे पॉकेट से एक्स्ट्रा पैसा इन्वेंट्री में लगा दिया, मैंने ज्यादा माल खरीद लिया इस समय, तो मेरा और पैसा अब अटक गया ना, तो मेरी वर्किंग कैपिटल अटक गई। तो क्या होता है, यहां पर हम रिड्यूस करेंगे एबिडा में से, हम रिड्यूस करेंगे चेंज, इसको, ये जो ट्राइंगल है इसको बोलते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल। जितनी वर्किंग कैपिटल आपकी बड़ी है, मतलब पिछले साल अगर आपकी वर्किंग कैपिटल थी 1,75,00,000 रुपए और इस साल बढ़ के हो गई है 1,90,00,000 रुपए, तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो यहाँ रिड्यूस होगा
वो कितने का रिड्यूस होगा? 15 लाख रुपए का। समझ रहे हो आप? वापस से रिप्ले करके देखना। अगर आपकी वर्किंग कैपिटल पिछले साल थी 1,75,00,000 रुपए और इस साल हो गई है कम होके 1,50,00,000 रुपए, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? नेगेटिव में जाएगा 25 लाख रुपए। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आपके पास कैश रिलीज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो यहां पर मेरी जो वर्किंग कैपिटल है वो मैंने रिड्यूस करी। फिर मैंने यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरा रिड्यूस करा, जो भी नई फैक्ट्री मैंने लगाई उसका खर्चा। और यहां पर मैंने प्लस करा सेल ऑफ कैपिटल एसेट, कि मैंने कोई भी दूसरी अगर फैक्ट्री बेची है और उससे मुझे कोई मुनाफा हुआ है तो वो मैं भले ही छोटा मोटा कुछ जो भी कैश आया है वो मैं यहाँ ऐड बैक करूंगा। इसके बाद जो मेरा आता है वो मेरा आएगा फ्री कैश फ्लो टू फर्म। ये पैसा, ये कैश ले जाके मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स और इंटरेस्ट होल्डर्स के सामने पटकूंगा कि नोच खाओ। समझ रहे हो? इसी के साथ मैं तुरंत लिंक करता हूं FCFE को, ताकि आप उसको तुरंत समझ जाओ। देखो आप, ये जो FCFF आया ये मैंने पटका टेबल पे, सामने बैठे हुए हैं इंटरेस्ट वाले जिन्होंने डेट दिया है और इक्विटी शेयर होल्डर्स। मैंने टेबल पे FCFF को पटका कि देखो ये फ्री कैश फ्लो है जो फर्म ने जनरेट करके दिया है, ठीक है। आप मालिक हो, आप इक्विटी शेयर होल्डर हो, आपने बोला सुनो अगले साल जो फर्म को पैसे की रिक्वायरमेंट थी वो पैसा निकाल लिया इसमें से? तो बोले हाँ सेठ निकाल लिया है। तो बोले नई फैक्ट्री का? बोले हाँ उसका भी निकाल लिया है। और बोले जो पूंजी अटकानी है, एक्स्ट्रा जो स्टॉक लेना है उसका? बोले हाँ उसका भी निकाल लिया। बोले वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अब ये पैसा टेबल पे पड़ा हुआ है, इधर डेट बैठे हुए, आप इक्विटी वाले हो, आप उठ के आए पैसा उठाने के लिए, डेट वाले ने सीटी मारी। क्या कर रहे हो? हम डेट वाले हैं, पहले पैसा हम लेंगे। तो बोले चल पहले तू ले ले, मैं तो मालिक हूँ, मैं तो यहीं बैठा हूँ आखिरी तक, ठीक है। आपने हरियाणवी भाषा में उसको समझा दिया। अब देखिए इधर डेट वाला आया, डेट वाला बोलता है सबसे पहले तो मेरे को दो मेरा इंटरेस्ट। समझ रहे हो? कैश की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो मेरे को मेरा इंटरेस्ट दो। उसने बोला उठा ले जा। बोले फिर दो डेट का रीपेमेंट। तो बोले हाँ चल ले जा। बोले फिर आपको अगर मेरे से कोई और नया डेट लेना है इस साल तो वो मैं टेबल पे अभी रख देता हूँ, बता दो। तो बोले हाँ चल थोड़ा सा रख दे। तो कोई अगर आपने नया डेट रेस करा इस साल में, क्योंकि क्या होता है कंपनी अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अलग अलग डेट रेस करती है ना, तो नया वाला डेट रख दे। हो गया तेरा काम खत्म, पैसा रख दिया, पैसा उठा लिया, चल निकल अब फंटास की गोली ले। ये जो आया ये क्या है? FCFE, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। ये पैसा इक्विटी शेयर होल्डर अपने घर लेके जा सकता है। आपका एक डाउट हो सकता है कि जो नई डेट आपने रेस करी है वो पैसा तो डेट वालों का है, वो पैसा इक्विटी का कैसे हुआ? ठीक है, उसका मैं लॉजिक आपको देता हूं कि आप अगर पर्सनल लोन पे पैसा घर लेके आए, उसके बाद बैंक वाले बोल सकते हैं क्या कि इस पैसे को ऐसे यूज करो और वैसे मत यूज करो? वो पैसा तो आपका है ना। जब तक डेट वालों को इंटरेस्ट का पेमेंट टाइम पे जा रहा है और डेट का मैच्योरिटी जो एक्चुअल पेमेंट है, जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल का रीपेमेंट है, वो टाइम पे जा रहा है, वो बिल्कुल भी चाय चाय करेंगे कि आप इस पैसे को कैसे यूज़ कर रहे हो। उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपने इनकम कमाने से मतलब है जो आप उनको दे रहे हो। क्या ये आप सब लोगों को FCFE का कंसेप्ट समझ में आया? आप प्लीज़ इसको वर्कबुक के साथ पढ़िएगा। वर्कबुक के साथ आप पढ़ोगे तो आपको और बारीकियां समझ में आएंगी। बट आई एम प्रिटी श्योर नाउ कि अब अगर आप वर्कबुक उठा के पढ़ते हो तो बहुत स्मूथ केक वॉक हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अपन अब आगे बढ़ते हैं और अपन एक अगले मॉडल पे आते हैं जो कैश फ्लो बेस्ड मॉडल है, जिसको डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं ना अपन, देखना जैसे FCFF है। अब ये तो मैंने आपको निकाल के बता दिया, ऐसा हमने यहाँ पर निकाला तो निकल के आसान हो गया। क्या होता है इसको जब आप एक्चुअल एक्सेल पे निकालोगे तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज। फिर जब आप इनकी फोरकास्टिंग करोगे तो हर लाइन आइटम की आपको इंडिविजुअल बेसिस पे फोरकास्टिंग करनी है। नीड टू फोरकास्ट ईच लाइन आइटम ऑन इंडिविजुअल बेसिस, राइट।
हर हर इंडिविजुअल लाइन आइटम की आपको फोरकास्टिंग करनी है, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। तो उसको ईजी करने के लिए एक और दूसरा तरीका होता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है उसके बेसिस पे उसकी कितनी वैल्यू है वो निकाल लो। ठीक है, तो ये कब होगा पता है? व्हेन यू विल अप्लाई दिस, व्हेन इट्स एप्लीकेबल। यूजुअली कब एप्लीकेबल होना चाहिए? जब कंपनी की स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी हो। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी हो मतलब कि कंपनी डिविडेंड देगी ही देगी, ऐसा नहीं कि किसी साल दे रही है किसी साल नहीं दे रही है, नहीं तो आप वैल्यूएशन कैसे करोगे? कोई फिगर तो होना चाहिए, किसी साल वो फिगर जीरो है तो यू कैन नॉट वैल्यू दैट ईयर ना। ठीक है। सेकेंड, कंपनी शुड पे आउट इट्स सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ अर्निंग। कंपनी अपनी अर्निंग का बड़ा पोर्शन दे दे, समझिए मेरी बात। जैसे कंपनी ए है, कंपनी ए 100 करोड़ रुपया कमाती है, कंपनी ए 100 करोड़ में से 90% डिविडेंड बांट देती है। कंपनी बी है, वो 100 करोड़ रुपए कमाती है और कंपनी भी 100 करोड़ में से सिर्फ 40 रुपए डिविडेंड बांटती है। आपने इस पे भी डीडीएम लगाया और आपने इस पे भी डीडीएम लगाया, दोनों पैसा सेम कमा रहे हैं, प्रॉफिट दोनों का सेम है, अर्निंग्स दोनों की सेम है, लेकिन दोनों की वैल्यू में जमीन और आसमान का फर्क आ जाएगा। यहां पर ए की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, बी की वैल्यू कम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका ए का डिविडेंड अमाउंट ज्यादा है, बी का डिविडेंड अमाउंट कम है। तो इसका मतलब ये है कि सर समझिए, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कोई समझाने नहीं वाला है, कोई नहीं समझाता है ऐसी चीजें। ठीक है, आप ये बोलना चाह रहे हो कि सर इसका मतलब ये है कि कंपनी कम या ज़्यादा डिविडेंड देके जो कंपनी का पे आउट रेशो है, ठीक है, जो भी आपका डिविडेंड पे आउट रेशो है, डिविडेंड पे आउट रेशो है, उसमें कंपनी छेड़छाड़ करके सीधे इम्पैक्ट कर सकता है वैल्यूएशन को क्या? तो करता ही है मेरे भाई, होता ही है, करता ही है, दे डू इट ऑल द टाइम। समझ रहे हो आप? इसीलिए ये प्रेफरेबल नहीं है। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, जब मैंने बोला स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि कंपनी का धंधा बहुत स्टेबल होना चाहिए, बहुत मेच्योर फेज में होना चाहिए कंपनी। जब मैंने बोला कि पे आउट सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ इट्स अर्निंग, ताकि ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यू आए, क्योंकि उसकी वैल्यू आप किस बेस पे निकाल रहे हो, व्हाट इज द सोर्स ऑफ वैल्यू। अपन ने सोर्स ऑफ वैल्यू का कंसेप्ट समझा था पिछले सेशन में। सोर्स ऑफ वैल्यू क्या है? कि कितना डिविडेंड कमा के दोगे फ्यूचर में, वो मेरी सोर्स ऑफ वैल्यू है। समझ रहे हो आप? आई यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या ये चीज समझ में आ रही है सब लोगों को? सोर्स ऑफ वैल्यू क्या है मेरी? कि आप कितना डिविडेंड मेरे को कमा के दोगे। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा अर्निंग डिविडेंड के रूप में बांट देते हो तो ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यू बनेगा ना, वैल्यू उतनी ज्यादा सटीक और एक्यूरेट आएगी, ठीक है, उतनी ज्यादा बेटर आएगी। तो यहां पर ये दो कंडीशन होने के कारण, एक स्टेबल बिजनेस पॉलिसी ने मेच्योर बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस के अंदर अनसर्टनिटीज कम से कम होना चाहिए, और दूसरा वो सब्सटैंशियल अर्निंग अपनी डिविडेंड के रूप में बांट दे। ऐसे बिजनेसेस इंडिया में मिलना ज़्यादा इजी है या ज़्यादा डिफिकल्ट है, आप मुझे बताइए। देखिए इंडिया में, क्या इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पर? क्या इंडियन बिजनेसेस में स्टेबिलिटी है या अनसर्टेनिटी है? इस जनरल बता रहा हूँ, एज कंपेयर टू यूएस बिजनेसेस अनस्टेबिलिटी है। समझ रहे हो आप? अभी तो ग्रो कर रहे हैं ना अपन बहुत ज़्यादा, तो कई साल होता है जहाँ प्रॉफिट पूरा पूरा प्रॉफिट अपन लगा देते हैं। ठीक है, पे आउट, क्या इंडियन कंपनीज अपनी अर्निंग का सब्सटैंशियल पोर्शन पे आउट करती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। उनको तो और फ्यूचर में ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनको पैसा लगाना पड़ेगा, उनका री इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू यूएस कंपनीज। तो इमर्जिंग मार्केट्स जितने भी हैं, इमर्जिंग मार्केट मतलब डेवलपिंग नेशंस जितने भी हैं, वहाँ पर ना तो आपको स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी मिलेगी, ना ही आपको सब्सटैंशियल पे आउट ऑफ अर्निंग इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड मिलेगा। सर कोई इंडियन कंपनी का एग्जाम्पल दे सकते हो जिसके ऊपर हम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल लगा के कंपनी का वैल्यूएशन निकाल दें खुद से? बिल्कुल मिल जाएगा।
आईटीसी, ठीक है। आप आईटीसी को देखिए, एक तो आईटीसी आप देखोगे तो इट्स अ ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबल कंपनी, ठीक है, ये ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबल है। दूसरा है, अभी जो करंट ईयर था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर, इन्होंने 97% ऑफ अर्निंग्स जो थी वो डिविडेंड के रूप में बांट दी थी। 97% ऑफ द अर्निंग्स जो थी दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो आईटीसी जैसी कंपनी को के ऊपर आप डीडीएम लगा के आगे बढ़ सकते हो। सर अब ये डीडीएम लगाना होता क्या है, ये मेरे को बता दो। डीडीएम लगाना होता क्या है? तो डीडीएम लगाने के लिए आपको एक समझना पड़ेगा, डीडीएम मेथड जो है, जो फॉर्मूला है, उसको बोला जाता है गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। गॉर्डन क्या बोलता है पता है? गॉर्डन ये बोलता है कि देखो भाई, आपको एक करंट ईयर में डिविडेंड मिला, लास्ट ईयर आपको डिविडेंड मिल चुका है, ये वाला डिविडेंड आपको मिल चुका है। इसके बाद आपको डिविडेंड और मिलेगा, D1 पे और मिलेगा डिविडेंड, ठीक है। फिर D2 पे मिलेगा, फिर D3 पे मिलेगा, फिर D4 पे मिलेगा। ऐसे करते करते आपको डिविडेंड मिलेगा D इंफिनिटी तक। समझिए मेरी बात, D इंफिनिटी तक डिविडेंड मिलेगा, अनंत काल तक, शून्य तक डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आपने ये इक्वेशन देखी तो आपको गणित की याद आ गई, आपको मैथमेटिक्स याद आ गया। शुड नॉट वरी अबाउट इट। यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझनी चाहिए कि गॉर्डन ने यहाँ दो अजम्पशन ले लिए हैं। क्या अजम्पशन ले लिए? नंबर वन अजम्पशन तो ये है कि कंपनी जो है वो इन्फिनिटी तक अपने बिजनेस को ऑपरेट करेगी, ये पहला अजम्पशन लिया गॉर्डन ने। गॉर्डन ने यहाँ पर दूसरा अजम्पशन क्या लिया? गॉर्डन ने दूसरा अजम्पशन ये लिया कि गॉर्डन ने ये अज्यूम कर लिया कि मैं ये शेयर कभी भी बेचूंगा नहीं, मतलब मेरी फॉरएवर इनकम जो अब टिकी हुई है वो डिविडेंड पे टिकी हुई है। तो समझिए मेरी बात। तो जब अगर मेरे पास ये फ्यूचर में मिलने वाले डिविडेंड का कुछ भी प्रोजेक्शन है, तो इन सब की अगर मैं आज प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, ठीक है, इन सब की मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, तो वही तो मेरा वैल्यू पर शेयर बन जाएगा, यस और नो। समझ रहे हो आप? सारी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर में मिलने वाले डिविडेंड की आज आ जाएगी। तो बोले सर मेरे को 1 साल की निकालनी हो, 2 साल की निकालनी हो, 3 साल की निकालनी हो, तो मैं निकाल भी दूं। ये इन्फिनिटी तक जो डिविडेंड निकाल रहा हूं, इसका क्या टंटा है, ये कैसे निकालूंगा? तो इसके लिए गॉर्डन ने एक फॉर्मूला दिया। गॉर्डन ये बोलता है, समझिए इधर ध्यान से, ये फॉर्मूला बिल्कुल भी रटना नहीं है आपको, आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। गॉर्डन बोलता है कि जो वैल्यू ऑफ शेयर है वो कैसे निकलेगी। तो गॉर्डन बोलता है कि जो डिविडेंड तेरे को मिल चुका है ना, ठीक है, जो रिसीव्ड हो चुका है डिविडेंड, लास्ट ईयर का डिविडेंड है या डिविडेंड ऑलरेडी रिसीव्ड, ऐसी लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लास्ट ईयर का डिविडेंड है, डिविडेंड ऑलरेडी रिसीव्ड, इस तरह की लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसमें आप ग्रोथ रेट लगाओ, ग्रोथ इन डिविडेंड, कि डिविडेंड फ्यूचर में कितने % से ग्रो होगा, ठीक है। और इन सब की डिस्काउंटिंग करो आप केई से, केई होती है आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। समझिए इधर ध्यान दीजिए, लॉजिकल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब ये है कि मेरा एक्सपेक्टेशन कितना है कि धंधा कितना कमा के देगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इधर ध्यान देना, जैसे अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं, ठीक है, कि अपन नेस्ले की बात करते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं नेस्ले का, कि नेस्ले ने लास्ट ईयर आपको 100 रुपए का डिविडेंड दिया था। नेस्ले ने लास्ट ईयर आपको 100 रुपए का डिविडेंड दिया था, ठीक है। आपका अजम्पशन यह है कि नेस्ले का जो डिविडेंड है वो फॉरएवर 4% से ग्रो होगा, फॉरएवर 4% से ग्रो होगा। और आप
कि जो एक्सपेक्टेशन है, मतलब आपका जो एक उम्मीद है नेस्ले से, वो ये है कि यार नेस्ले जैसे स्टॉक में अगर आज मैं पैसा डालता हूं तो मेरे को मोटा मोटा 15% तो मिल ही जाना चाहिए पर ईयर का। समझ रहे हो? ऐसी मान लो आपकी एक्सपेक्टेशन है 15% की। तो इन 3 फिगर्स के थ्रू क्या मैं V0 कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। देखिए V0 क्या होता है? D0 इंटू 1+G डिवाइडेड बाई KE-G। इधर ध्यान देना जरा 2 मिनट। D0 मतलब 100 इंटू 1 प्लस 4% को मैं 0.04 लिख दूं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15% को मैं 0.15 लिख दूं, माइनस 0.04। अब आप ये 2-3 चीजें बोल सकते हो कि सर आप ये 0.04 नीचे माइनस क्यों कर रहे हो? ये जी माइनस करने का क्या लफड़ा है? ये जी क्यों माइनस होता है? तो ये जी जो होता है ना, ये मैथमेटिकल इम्बैलेंस को माइनस करने के लिए किया जाता है। फॉर्मूले के अंदर एक मैथमेटिकल इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करने के लिए जी को रिड्यूस किया जाता है। आप समझिए मेरी बात। 1 मिनट के लिए अज्यूम करना कि ये जी यहां पर नहीं है ना, और सिर्फ ये 0.015 है। अब अगर आप वैल्यू निकालते हो कंपनी की, मैं इसको प्रॉपरली लिख देता हूं। अब अगर आप कंपनी की वैल्यू निकालते हो तो कंपनी की वैल्यू क्या आएगी वो जरा मेरे को बताना, ठीक है? कंपनी की वैल्यू क्या आएगी? 104 डिवाइडेड बाय 104 डिवाइडेड बाय, मैं भी साथ में निकाल देता हूं आप लोगों के, 104 डिवाइडेड बाय 0.15, तो वैल्यू आ रही है 693। ठीक है, समझिए मेरी बात। ये जो वैल्यू आ रही है 693 आ रही है, और एक्चुअल में वैल्यू फॉर्मूले के हिसाब से कितनी आनी चाहिए? डिवाइड में क्या होगा? डिवाइड में होगा 0.015 माइनस 0.04, मतलब 0.11 से डिवाइड होना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, तो मैं करता हूँ 104 डिवाइडेड बाय 0.11, तो अब वैल्यू जो आ रही है, अब वैल्यू आ रही है 945। समझिए मेरी बात। क्या होता है ना, ये ग्रोथ अगर नीचे नहीं है, अगर ये ग्रोथ मैं नीचे नहीं डालूंगा तो इसका मतलब है मैं ऊपर भी नहीं डालूंगा। मैं फिर एक बार समझाता हूं आपको। जैसे D0 है डिवाइडेड बाय KE, आइडली तो यहीं पर ही गेम हो जाना चाहिए ना। ये करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। आपने जब ऊपर ग्रोथ यहां पर डाली और आप नीचे ग्रोथ नहीं डाल रहे हो, तो पता है आप क्या कर रहे हो? आप वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली अंडरमाइन कर रहे हो। कैसे अंडरमाइन कर रहे हो? कैसे अंडर वैल्यू कर रहे हो? क्योंकि आप न्यूमरेटर को बढ़ा रहे हो ग्रोथ से मल्टीप्लाई करके, और डिनोमिनेटर वहीं का वहीं खड़ा है। ठीक है, जब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बढ़ जाता है और डिनोमिनेटर वहीं का वहीं रहता है, तो जो एंड रिजल्ट है उसकी वैल्यू नीचे गिर जाती है। तो आपको जो ये इम्बैलेंस होता है फॉर्मूले के अंदर, इसको बैलेंस करने के लिए D0 1+G, इसको बैलेंस करने के लिए जो आपने न्यूमरेटर में एक एडिशन दिया है ना, इसको बैलेंस करने के लिए आपको डिनोमिनेटर को छोटा करना पड़ता है उतने ही अमाउंट से। समझ रहे हो आप? कोई बोल सकता है कि यहां पर 1+G करा है और यहां पर आप -G कर रहे हो डायरेक्टली, तो आप बेवकूफ हो अगर आप ऐसा सवाल मेरे से पूछ रहे हो। तो कारण ये है कि ये जो अमाउंट है ये एब्सोल्यूट रुपीज में है, और ये जो अमाउंट है ये परसेंटेज टर्म्स में। तो जो परसेंटेज है उसको मैं परसेंटेज से डायरेक्टली माइनस कर सकता हूँ, प्लस कर सकता हूँ। समझ रहे हो आप? लेकिन ये रुपए के अंदर है और ये परसेंटेज में, तो यहां पर ऑपरेशन कैसे लगेगा? 1 प्लस करके लगेगा ना। समझ रहे हो? 100 में 5% ऐड करना है तो 100 इंटू 1.015 होगा ना, 05 होगा। ठीक है, ये करने के कारण आपकी जो वैल्यू है वो बैलेंस होती है। आई होप ये समझ में आया होगा सब लोगों को। अब देखना आप लोग, थोड़ा सा NISM रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी मैं NISM के एग्जाम हॉल में जाऊंगा, ठीक है, मैं NISM के जब भी एग्जाम हॉल में जाऊंगा तो आपको एस्कॉर्ट करा जाएगा, आपको छोड़ा जाएगा आपकी सीट तक। ठीक है, वो बताएंगे आपको कि आप इसमें लॉगिन कर लो, तब तक वो खड़े रहेंगे पीछे। आप उनसे पूछेंगे, समझना प्लीज अंडरस्टैंड, अपना दिमाग नहीं लगाना। आप उनसे पूछेंगे कि मेरे को ओपन ऑफिस चाहिए सर, सर करके बोलना, ओपन ऑफिस चाहिए। वो बोलेगा ओपन ऑफिस नहीं है,
तो आप उनको बोलेंगे मुझे स्प्रेडशीट चाहिए, ठीक है, आप बोलोगे मुझे स्प्रेडशीट चाहिए। स्प्रेडशीट और ओपन ऑफिस क्या है, ये छोटा वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो आपको एक एक्सेल वो ओपन करके दे देंगे। इस एक्सेल के अंदर आप सारे कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे मोस्ट प्रोबेबली वो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से आएंगे। होगा बिल्कुल यही, ये तीन में से या तो ये तीनों फिगर दिए होंगे और आपको वैल्यू निकालनी होगी। देखो 4 फिगर का खेल है, एक वैल्यू और 3 ये, इनमें से कोई भी एक मिस करेंगे और बाकी आपको जगलिंग करनी है, ठीक है। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम क्वेश्चन अपन लेते हैं कि कंपनी है, कंपनी की 20 रुपीज जो है वो D0 है। अब ये D0 सर कैसे पता चलेगा कि D0 है? ये D0 आपको अंग्रेजी पढ़ के पता चलेगा कि डिविडेंड हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, मिस्टर एक्स हैज रिसीव्ड द डिविडेंड, ये मिल चुका है, जो मिल चुका है वो D0 है, ठीक है, जो मिल चुका है वो D0 है। इस पे जो ग्रोथ है वो 10% है, ठीक है। कंपनी का जो वैल्यू आ रहा है से फॉर एग्जाम्पल वो 400 रुपए आ रहा है, तो व्हाट इज द केई ऑफ द कंपनी? तो केई ऑफ द कंपनी अगर आपको निकालना है तो 400 इज इक्वल्स टू D0 20 इंटू 1.10, 20 इंटू 1.10 डिवाइडेड बाय केई माइनस 0.10। अब आपको ये केई के लिए सॉल्व करना है सिर्फ इसको। ये तो आप, मेरा एक्सपेक्टेशन है, आप भले फिनेंस बैकग्राउंड से हो या कोई भी बैकग्राउंड से हो, ये तो एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन है कि आप सॉल्व कर ही दोगे इसको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये इस बार उसने केई के लिए आपसे पूछ लिया है, कभी ये सीधे वैल्यू निकलवा देगा, कभी वो ग्रोथ रेट पूछ लेगा। ये फॉर्मूला समझ के जाना बस, जो फॉर्मूला है वो राम बाण है आपके लिए कि वैल्यू इज इक्वल्स टू D0 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई KE माइनस जी। मैंने आपको लॉजिक बताया है जी का, ठीक है, मैंने आपको लॉजिक बताया कि जी क्यों रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अपने ज़्यादा चैप्टर बचे नहीं है। 10th वाला चैप्टर जो है वो एक लास्ट और सेशन रहेगा, उसमें ख़त्म हो जाएगा, फिर 11 12 13 वो तो एक एक सेशन के चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो होपफुली आप मिड फरवरी के अंदर अपने एग्ज़ाम शेड्यूल करा लीजिए, ठीक है। अच्छा, अभी तक आपको तैयारी में कुछ हेल्प मिली है क्या मेरे इस कोर्स से? तो मुझे बताइए ताकि मैं मोटिवेट होके, अगर प्लानिंग हो तो कुछ नेक्स्ट NASM सीरीज अगर लेके आ सकते हैं तो लेके आएंगे, जस्ट इन केस। बिकॉज अगर ये आपको कोई फ्रूटफुल नहीं लगा है, इफ दिस इज़ नॉट वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, राइट, तो फिर कोई मतलब नहीं है। मतलब हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कोर्स, तो फिर उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट्स में हम लोगों को ज़रूर बताओ, पूरी टीम मोटिवेट होती है जब आप कमेंट लिखते हो, तो पता है। चलिए, दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। मैं आपसे फिर मिलता हूँ जल्दी से। बाय बाय।